ओके, नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज का सेट प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि म्यांमार कब आज़ाद हुआ। तो म्यांमार भारत से अलग हुआ था 1935 के अधिनियम के तहत। तो ये आज़ाद कब हुआ, इसे आप लोग देखिए। आप लोग खुद एनालिसिस करेंगे कि अपने में एज्यूम करेंगे कि कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 4 फरवरी 1948 को म्यांमार क्या हुआ था, आजाद हुआ था। ये अलग हुआ था 1935 का अधिनियम के तहत, लेकिन ये आजादी इसकी मिली थी 4 जनवरी 1948 को। ठीक है। इस बार अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक। तो सम इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसका मतलब आप क्या समझते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब कि सम मतलब समान, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी जिसमें समान इलेक्ट्रॉन हो उसको हम लोग कहते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो इस ये का नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन और कार्बन का इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे, ये सम इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलता है तो इसे हम लोग, अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इस पर क्या करते हैं, प्लस का सिंबल दे देते हैं। प्लस का सिंबल का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें इससे बाहर चला गया। और जनरली प्राकृतिक रूप से एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल दोस्तों कोई चार्ज नहीं, जैसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा इस पर पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे में ऑप्शन ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु की सभी स्थितियों के लिए कौन आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो जहां पर आप आंसर सोचेंगे कौन सा आंसर हो सकता है, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अ, उत्तल दर्पण, और डी में दिया बी और सी दोनों। तो देखिए, यहाँ पर जो है दिया हुआ है, सभी स्थितियों में अगर ये नहीं रहता, सभी स्थितियों में, तो उत्तल लेंस में भी बनता है, लेकिन सभी स्थिति में नहीं बनता है, कुछ ही कंडीशन में बनता है ये आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है सभी स्थितियों में, तो सभी स्थितियों में अवतल लेंस में बनता है और उत्तल दर्पण में बनता है, सभी स्थिति में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक। उसके बाद आइए, अगला क्वेश्चन है कि अवशोषित भोज्य पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन ए एसिमिलेशन, ऑप्शन बी एजेशन, ऑप्शन सी एब्सॉर्प्शन, और ऑप्शन डी एजेशन एंजेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एसिमिलेशन। ठीक, एसिमिलेशन कहलाता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में, अधिवेशन का यहाँ पर दिया हुआ है कि कलकत्ता अधिवेशन 1920, गुवाहाटी अधिवेशन 1926, बेलग्राम अधिवेशन 1924 और गया अधिवेशन 1922। तो देखिए, इसका सही आंसर है बेलग्राम अधिवेशन 1924 में, क्योंकि 1924 की अध्यक्षता कौन किए थे, तो एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी किए थे, महात्मा गांधी किए थे। और इसी अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया था। ठीक है, राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा नहीं, राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी। तो अगला अगला क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक, ऑप्शन दिया हुआ है ए में भगत सिंह, बी में सचिंद्र नाथ सन्याल, सी में मदन लाल धिंगर, और डी में विनायक विनायक डी सावरकर। तो इसका सही आंसर है सचिंद्र नाथ सन्याल। सचिंद्र नाथ सन्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किए थे। ये 9 अगस्त
1925 को 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किए थे। और इसी संगठन में जब भगत सिंह जुड़े तो उन्होंने यहाँ पर एक अलग एक शब्द जोड़ा, सोशलिस्ट, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इसका नाम दिया। तो अगर पूछा जाए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया, तो उसका आंसर भगत सिंह हो जाएगा। लेकिन अगर सोशलिस्ट नहीं लगा हुआ तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। यानी कि ये प्रधानमंत्री नहीं थे लेकिन प्रधानमंत्री के कार्यकारी के रूप में रखा गया, बनाया गया था इन्हें। तो ऑप्शन दिया हुआ है गुलजारी लाल नंदा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, के कामराज और TN पाई। तो इसका सही आंसर है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा जो थे 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं। ये पहले बार बने थे जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी, तब ये बने थे कार्यवाहक प्रधानमंत्री। ये 27 मई 1964 को उस समय बने थे। फिर दूसरी बार जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई तब जाकर के ये 11 जनवरी 1966 को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, की शपथ लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। और इनको इनको जो है भारत रत्न, यानी गुलजारी लाल नंदा को भारत रत्न कब दिया गया था, तो इनको भारत रत्न 1997 में दिया गया था। ठीक है। उसके अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह में कौन सी द्वीप शामिल नहीं है। तो ऑप्शन दिया हुआ है मरकत द्वीप, लक्का द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, अमिनी द्वीप। तो देखिए इसमें है अमिनी द्वीप, मिनिकॉय द्वीप, लक्का द्वीप, ये तीनों लक्षद्वीप में है। लेकिन मरकत द्वीप लक्षद्वीप नहीं है, अंडमान निकोबार के ऊपर में स्थित है। इसको कोको द्वीप नहीं कहते हैं, कोको द्वीप का ही नाम मरकत द्वीप है। तो कोको द्वीप कहाँ है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अंडमान निकोबार के ऊपर में है कोको द्वीप, इसी को मरकत द्वीप कहते हैं, जो लक्षद्वीप में नहीं है। ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। तो समाजवादी ढांचा की स्थापना का संकल्प किसमें लिया गया था। पहला है प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही आंसर है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या होता है, भारी उद्योग धंधे स्थापित किए गए थे। इसमें बहुत जो है ये राउरकेला है ना, दुर्गापुर, ये सभी जो कारखाने ये इसी समय स्थापित हुए थे। तो इसमें क्या हुआ था कि पब्लिक सेक्टर, जिस समाजवादी में क्या होता है ना कि पब्लिकों का अधिकार, पब्लिक सेक्टर उसमें ज्यादा होते हैं, प्राइवेट सेक्टर नहीं होते हैं। तो पब्लिक सेक्टर की कारखाने की स्थापना हुई थी, इसलिए इसके समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था इसमें। और उसी के आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो ये महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। ठीक। उसके बाद है अगला में दिल्ली संधि के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था। तो दिल्ली संधि जो हुआ था, दिल्ली संधि ये हुआ था आपका 5 मार्च 1931 को। और ये किसके किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था गांधी जी और इरविन के बीच हुआ था। लॉर्ड इरविन, इसको इरविन समझौता भी कहा जाता है। तो इसी में क्या हुआ था कि इसी संधि को कहते हैं गांधी दिल्ली संधि। तो इस समय दिल्ली वायसराय कौन था, तो लॉर्ड इरविन था, लॉर्ड इरविन। ठीक, लॉर्ड इरविन। और इसमें क्या किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। मतलब
जो हिमालय हिमालय पर है वह सूर्य की रोशनी पड़ती है तो एक साथ तो सारे पिघल नहीं जाते, इसका क्या कारण है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है कि यह अति कठोर होती है, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देती है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कम होती है, इसमें संलग्न की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देती है। और और इसी वजह से जब ये परिवर्तित हो जाती है तो वो गर्म नहीं हो पाती है, और और गर्म नहीं होने के कारण वो पिघलती नहीं है। लेकिन जो ये पर्वतों पर जो हिम है वो पिघलती किसके किसके वजह से है? तो ये जो समुद्र से जो हवाएं चलती है, गर्म हवाएं, उसके द्वारा पिघलती है, न कि डायरेक्ट सूर्य से की रोशनी से ये पिघलती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मुझे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि 12, निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत में वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा प्रदान किया गया था। और 1919 में क्या किया गया था? तो 1919 में सांप्रदायिक मांगों को एक्सेप्ट कर लिया गया था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को की मांगों को एक्सेप्ट कर लिया गया था। 1853 में क्या हुआ था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया था, और इस समय पूरे भारत पर अंग्रेजों का अधिकार था। तो इस एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल बने थे। इस एक्ट के तहत क्या होता है? अध्यादेश जारी करने की वायसराय की शक्ति मिली थी। इसमें सांप्रदायिक मांग को एक्सेप्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटे तरंग दैर्ध्य है? आप देखेंगे ये क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूजन वाला रहता है, हमेशा। ये किसमें तरंग दैर्ध्य अधिक, किसका वेवलेंथ कम, ये सब जो है क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। तो देखिए इसका एक ट्रिक है कि आप ट्रिक अपनाइए। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जितने भी मैग्नेटिक मैग्नेटिक वेव है, वे कितने हैं? तो वेव 7 है। टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कितने हैं? 7 है। इस सातों का देखिए एक सीरीज है। सीरीज में क्या है? तो एक आप कोटेशन याद रखेंगे कि गाड़ी गाड़ी एक्स यू भी, ठीक है, इन माई रेंज। गाड़ी से ग से गामा, गामा याद रखेंगे, ग से गामा किरण, एक्स से एक्सरे किरण, यू से अल्ट्रावायलेट किरण, ठीक है, वी से विजिबल रे, आई से इंफ्रारेड, एम से माइक्रोवेव, और आर से रेडियो वेव। ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सात हो गए। ये सातों एक के सीरीज में ही रहते हैं, ये हमेशा इस सीरीज आपको याद है। गाड़ी एक्स यू भी इन माई रेंज, ठीक है। अब देखिए यहाँ रेडियो वेव और रेड लाइट की क्या होती है? वेवलेंथ सबसे अधिक होती है। तो इसका वेवलेंथ क्या होगा? वेवलेंथ वेवलेंथ सबसे अधिक होगा। और जब इसकी वेवलेंथ अधिक है तो ये बढ़ते क्रम में जाएगा, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। वेवलेंथ वेवलेंथ सबसे कम, और इसकी वेवलेंथ रेडियो वेव की सबसे अधिक, और गामा किरण की सबसे कम। तो यहां से देखेंगे गाड़ी एक्स यू भी इन माई रेंज, गामा एक्सरे, ये अल्ट्रा यूवी रे, है ना, अल्ट्रावायलेट रे, उसके बाद में विजिबल रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। अब जब ये वेवलेंथ अधिक होंगे तो इसका जो जिसका वेवलेंथ अधिक उसके पास ऊर्जा कम, ये चीज याद रखें। जिसके पास वेवलेंथ अधिक उसके पास ऊर्जा कम, और जिसके पास ऊर्जा अधिक उसका वेवलेंथ कम। तो इसके पास क्या होगा? ऊर्जा अधिक होगी और इसका वेवलेंथ कम होगा। और इसी को कहते हैं वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी भी इसका कम होगा, यानी जिसके पास फ्रीक्वेंसी कम उसके पास ऊर्जा भी कम, और जिसके पास फ्रीक्वेंसी कम उसके पास वेवलेंथ अधिक। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि आपके पास किसके पास कम उच्च ऊर्जा, तो उच्च ऊर्जा किसके पास? गामा के पास। और छोटे तरंग दैर्ध्य भी है, वेवलेंथ सबसे कम है। लेकिन आपके आंसर ऑप्शन में यहाँ गामा किरण नहीं दे करके यहाँ एक्स किरण दिया हुआ है, तो इसके बाद वाला जो है वो क्या है? एक्सरे।
एक्सरे है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 14 में आइए। राज्य संघों का संघ है, कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस वक्तव्य का समर्थन करती है? तो इस वक्तव्य का समर्थन करती है, ऑप्शन ए में है बहुलवाद, समाजवाद, फासीवाद, मार्क्सवाद। तो इसका सही आंसर है बहुलवाद। बहुलवाद यानी कि प्लुरलिज्म। इसमें क्या होता है कि समाज की शक्ति एक जगह केंद्रित न होकर अनेक समूहों में बटी होती है बहुलवाद में, और इसी का सिद्धांत लेकर के राज्यों का संघ हमारे यहाँ बनाया गया, संघवाद। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। ठीक है, यहाँ आपको क्वेश्चन में देखना होगा कि नहीं लगा हुआ है कि हाँ लगा हुआ है। नहीं तो कभी हाँ लगा रहता है और हम लोग एक ही ऑप्शन पढ़ते हैं, सही लगता है टिक कर देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ नहीं लगा हुआ है। तो नहीं लगा तो इसमें देखेंगे तो जालियांवाला बाग नरसंहार के कारण महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि स्थगित नहीं किया था, चालू किया था। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू किया गया था और 1922 में समाप्त हुआ, एकदम सही है ये। उसके बाद बरदौली प्रस्ताव में गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की थी। ठीक है, उसके बाद है, इस आंदोलन में मुस्लिम समुदायों ने व्यापक स्तर पर भाग लिया था क्योंकि खिलाफत आंदोलन भी इसमें मर्ज कर दिए थे गांधी जी ने। तो इस आधार पर ये क्या हुआ था कि दोनों हिंदू और मुस्लिम दोनों इसमें सम्मिलित थे इस आंदोलन में। तो देखिए जब ये क्या हुआ था कि इसी बरदौली प्रस्ताव में ही इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा की गई थी, ये भी सही है क्योंकि बरदौली बरदौली में क्या हुआ था 12 मार्च, याद रखेंगे 12 मार्च 1922, 1922 को 12 मार्च 1922 को बरदौली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी और इसी बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा हुई थी। तो ये भी सही है और ये भी सही है। और ये 20 में शुरू हुई थी, 22 में बंद हो गई थी चोरी चोरी कांड के कारण। और लेकिन ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इसके वजह स्थगित नहीं किए, चालू किए थे। और यहाँ पर नहीं पूछ रहा है तो नहीं पूछ रहा तो हमारा ऑप्शन ए होगा। मुझे बताइए महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? तो महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज लिखी गई थी 1909 में, 1909 में। ठीक है, 1909 में। हिंद स्वराज को क्या कहते हैं? हिंद स्वराज को इंडियन होम रूल, इंडियन होम रूल इसको कर सकते हैं। पुस्तक हिंद स्वराज मैंने इंडियन होम रूल किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो 1909 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद आइए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसको वायुमंडल में द्वितीय प्रदूषक के रूप में जाना जाता है? तो द्वितीय प्रदूषक के रूप में किसको जाना जाता है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट इन द एटमोस्फेयर। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ओजोन को। बाकी ये क्या है प्राथमिक के प्रदूषक में आते हैं, ये सब प्राथमिक प्रदूषक है, ये द्वितीय प्रदूषक में आते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो नॉट फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, इसके ऑप्शन दिया हुआ है प्राकृतिक वातावरण की रक्षा या संवर्धन करना। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। और ये देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीपीएससी प्री 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ये देखिए इसका सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी जो है ये डीपीएसपी यानी राज्य नीति निर्देशक तत्वों में है। और ये कितना आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 49 में है, आर्टिकल 49 में है। जबकि ये सभी क्या है? मौलिक कर्तव्य में निहित है। ठीक, ये बी सी डी मौलिक कर्तव्य में है, जबकि सी क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है। उसके बाद में है ये 19 में कि एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य
किस में रखा गया था? तो एक वर्ष में स्वराज्य की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था, ये है सविनय सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में रखा गया था। और ये कब शुरू हुआ था? तो 1920 से लेकर के 1922 तक चला था ये आंदोलन। ठीक, थैंक यू फॉर वाचिंग। और अगले वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को पे बने रहें। फिर ऐसे ही हम लोग वीडियो लाएंगे, ऐसा ही क्वेश्चन लाएंगे, कलेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे। आप लोग इसको एनालिसिस करें और कमेंट करें। जहाँ भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, वो ऑप्शन हो सकता है, तो उसको आप लोग कमेंट करें। मैं उसका एक्सप्लेनेशन पूरी तरह से